बिहार स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक विल बी आर्द्र भूमि वेटलैंड्स। 2025 के अनुमान के अनुसार बिहार में कुल कितनी आर्द्र भूमि है? 4526। बिहार में प्राकृतिक आर्द्र भूमि की कुल संख्या कितनी है? 3217। बिहार में प्राकृतिक आर्द्र भूमि की कुल संख्या कितनी है? 3217। बिहार में मानव निर्मित आर्द्र भूमियों की संख्या और क्षेत्रफल कितना है? संख्या 1309 और क्षेत्रफल 15935। बिहार की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया? कांवर झील या कांवरताल बेगूसराय को रामसर झील घोषित किया गया। कांवर झील को रामसर साइट के रूप में कौन सा क्रम प्राप्त हुआ? भारत का 39वां रामसर साइट। बिहार के जमुई जिले में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य स्थित है जिन्हें रामसर साइट घोषित किया गया है। जमुई। उदयपुर आर्द्र भूमि बिहार के किस जिले या स्थान के अंतर्गत आती है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया? बेतिया, पश्चिम चंपारण। गोगाबिल आर्द्र भूमि बिहार के किस जिले में स्थित है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? गोगाबिल आर्द्र भूमि बिहार के किस जिले में स्थित है? कटिहार जिले में, जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। गोकुल जलाशय रामसर साइट बिहार के किस जिले में अवस्थित है? बक्सर में। गोकुल जलाशय रामसर साइट बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर में। बिहार में कुल कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर साइट घोषित किया जा चुका है? 6 आर्द्र भूमियों को। बिहार में कुल कितने आर्द्र भूमियों को रामसर साइट घोषित किया जा चुका है? 6 आर्द्र भूमियों को। नेक्स्ट टॉपिक है वन आधारित राज्य प्रायोगिक योजनाएं। हरियाली मिशन। बिहार में कृषि रोड मैप के एक प्रमुख अवयव के रूप में किस मिशन को शामिल किया गया? हरियाली मिशन को। बिहार सरकार द्वारा कृषि एवं इसके सहायक गतिविधियों के समग्र विकास के लिए कौन सा मैप तैयार किया गया? कृषि रोड मैप। हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2012 से 2022 तक की 10 वर्षों की अवधि के लिए क्या तैयार किया गया? कृषि रोड मैप। कृषि रोड मैप। हरियाली मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य में वृक्षादन क्षेत्र को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करना? 15%। हरियाली मिशन के 15% वृक्षादन के लक्ष्य में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? गैर वन्य भूमि एवं फार्मलैंड को। गैर वन्य भूमि एवं फार्मलैंड को। हरियाली मिशन के तहत किस वर्ष के अंत तक वृक्षादन क्षेत्र को 15% करने का लक्ष्य रखा गया? 2027 के अंत तक। जलछाजन विकास के अंतर्गत कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य प्रस्तावित है? 2000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में। जलछाजन विकास के तहत कितने वर्ग किलोमीटर अवकृष्ट वन क्षेत्र में वृक्षारोपण द्वारा पुनर्वसन कार्य शामिल है? 1000 वर्ग किलोमीटर। हरियाली मिशन के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को रोजगार के लिए क्या पट्टा देने का प्रावधान है? वृक्षों का। गरीबों को वृक्षों का पट्टा देने का मुख्य सामाजिक आर्थिक उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना तथा गरीबी उन्मूलन। कृषि वानिकी के द्वारा किसानों को अतिरिक्त या वर्धित आय का प्रबंध करने के साथ उनके किस स्तर पर उन्नयन करना उद्देश्य है? आर्थिक स्तर पर। वनोत्पादन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति सुदृढ़ कर राज्य में किस प्रक्रिया को बढ़ावा देना हरियाली मिशन का लक्ष्य है? औद्योगिकीकरण को। हरियाली मिशन के तहत किन सार्वजनिक या रेखीय भूमियों पर विशेष रूप से वृक्षारोपण करने का उल्लेख है? तटबंधों, नहरों एवं सड़कों के किनारे तथा कृषि अनुपयोगी जमीनों पर। राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करने तथा किस परिवर्तन के नामकरण नकारात्मक प्रभाव को कम करना इस मिशन का उद्देश्य है? जलवायु परिवर्तन के। राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करने तथा किस परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना इस मिशन का उद्देश्य है? जलवायु परिवर्तन का। बिहार में धारणीय विकास से संबंधित कौन सा बोर्ड कार्यरत है जो इस योजनाओं की नीतियों बनाता है? धारणीय विकास बोर्ड। बिहार में धारणीय विकास बोर्ड किस विभाग के तहत कार्यरत है? योजना और विकास विभाग के तहत। योजना और विकास विभाग के तहत।
योजना और विकास विभाग का मुख्य कार्य राज्य में किस प्रकार के विकास हेतु योजनाएं और नीतियां बनाना है। संतुलित एवं समावेशी विकास हेतु। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी योजना के तहत किसानों को पौधे किस मौसम में लगाने के लिए दिए जाते हैं। बरसात के मौसम में। किसानों को अपने खेत, बागान या मेड़ पर लगाने के लिए इस योजना के तहत पौधे किस मूल्य पर दिए जाते हैं। निःशुल्क। कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत पौधों की सही देखभाल और सुरक्षित रखने के लिए प्रथम वर्ष के अंत में प्रति पौधा कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है। 10 प्रति पौधा। कृषि वानिकी योजना में दूसरे वर्ष के अंत में जीवित पौधों पर प्रति पौधा कितनी राशि दी जाती है। 10 प्रति पौधा, 10 रुपया प्रति पौधा। कृषि वानिकी योजना के तहत तृतीय वर्ष के अंत में सुरक्षित पौधे पर प्रति पौधा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 15 रुपये प्रति पौधा। 3 वर्षों की अवधि के बाद इन पौधों के बड़े होने पर इन पर 100% अधिकार किसका होता है। संबंधित किसान बंधुओं का। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना अंतर्गत पॉपुलर पौधाशाला योजना। मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना के तहत चयनित किसान के प्रति एकड़ के हिसाब से कितने पॉपुलर के पौधे दिए जाते हैं। 10,000 प्रति एकड़। 10,000 पौधे प्रति एकड़। इस योजना के तहत किसानों को पॉपुलर के पौधे किस दर पर उपलब्ध है। निःशुल्क। पॉपुलर के पौधे तैयार होने के बाद उन्हें विभाग द्वारा किस प्रकार वापस लिया जाता है। पूर्व निर्धारित दर पर वापस लिया जाता है। मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना का मुख्य उद्देश्य कम समय में अधिक से अधिक क्या तैयार करना, अधिक से अधिक पौधा तैयार करना। किसानों के खेतों में किस विशिष्ट पौधे के वृक्षारोपण को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। पॉपुलर वृक्षारोपण को। इस योजना का दूरगामी सामाजिक उद्देश्य किन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ग्रामीण लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य वनों के बाहर किस आवरण को बढ़ावा देना है। वृक्ष आवरण को बढ़ावा देना। वृक्ष आवरण को। वनों के बाहर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किस स्तर पर आपूर्ति तंत्र विकसित किया जा रहा है। विभागीय एवं कृषि वानिकी के स्तर पर। निजी पौधाशाला योजना के तहत बड़े पैमाने पर पौधे की आपूर्ति के लिए किस नई व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। निजी पौधाशाला की स्थापना का। निजी पौधाशाला योजना के तहत बड़े पैमाने पर पौधे की आपूर्ति के लिए किस नई व्यवस्था का प्रावधान किया गया। निजी पौधाशाला की स्थापना का। निजी पौधाशाला की स्थापना के लिए किन व्यक्तियों या समूहों को पौधाशाला स्थापना के लिए आवश्यक सहयोग और स्थान दिया जाता है। उद्यमियों और कृषकों को। निजी पौधाशाला की स्थापना के लिए किन व्यक्तियों या समूहों को पौधाशाला स्थापना के लिए आवश्यक सहयोग और स्थान दिया जाता है। उद्यमियों, कृषकों को। इस योजना के तहत किन गुणवत्ता के पौधे तैयार करने का मुख्य उद्देश्य रखा गया। उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करना। मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला अन्य प्रजाति योजना का अन्य मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को क्या उपलब्ध कराना है। रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना। मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना। मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना की घोषणा कब की गई थी। 15 अगस्त 2006 को। इस योजना की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के कौन से अवसर पर की गई। 60वें स्वतंत्रता दिवस को। इस योजना में राज्य में अवस्थित किस प्रकार के विद्यालयों के छात्र छात्राओं शामिल होने के पात्र हैं। सभी मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के। मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत किस कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राएं पात्र माने जाते हैं। 6ठी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं के मन में किन के महत्व को रेखांकित करना है। वन एवं वन्य प्राणियों के महत्व को। छात्रों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता उजागर
छात्रों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जलाकर उन्हें कैसा नागरिक बनाना इस योजना का उद्देश्य है। जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक। विद्यालयों में किन कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण सुरक्षा की जानकारी दी जाती है? पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम द्वारा। विद्यालयों में किन कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण सुरक्षा की जानकारी दी जाती है? पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों द्वारा। छात्रों को किस मुख्य पर्यावरणीय समस्या के दुष्परिणामों से अवगत कराना इस योजना का हिस्सा है? पर्यावरण प्रदूषण के दुष्कर्मों से। प्रदूषण के दुष्परिणामों को बताने के साथ साथ छात्रों को और क्या सिखाया जाता है? प्रदूषण से बचने के उपाय बताना। वन संरक्षण योजना। वृक्ष संरक्षण योजना। प्राकृतिक वनों के बाहर अवस्थित किन क्षेत्रों में रोपित वृक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस योजना का लक्ष्य है? पथ, तट, नहर तट तथा बांधों के तटबंध इत्यादि। पथ, तट, नहर तट तथा बांधों के तटबंध इत्यादि। प्राकृतिक वनों के बाहर अवस्थित किन क्षेत्रों में रोपित वृक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस योजना का लक्ष्य है? पथ, तट, नहर तट तथा बांधों के तटबंध इत्यादि। वृक्ष संरक्षण योजना के तहत रोपित वृक्षों की सुरक्षा किसके सहयोग से सुनिश्चित की जाती है? ग्रामीण सहभागिता से। वृक्ष संरक्षण योजना के तहत रोपित वृक्षों की सुरक्षा किसके सहयोग से सुनिश्चित की जाती है? ग्रामीण सहभागिता से। नेक्स्ट बीपीएससी लेवल के प्रश्न कुछ अच्छे से। बिहार में आर्द्र भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रकार की आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है? सबसे बड़ा हिस्सा प्राकृतिक आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आता है। 3217 संख्या है इसकी। बिहार का कौन सा जिला अपने कांवड़ झील रामसर साइट के लिए प्रसिद्ध है? बेगूसराय। रामसर सूची में शामिल नागे और नकटी मुख्य रूप से किस प्रकार के आरक्षित क्षेत्र हैं? पक्षी अभ्यारण्य। बेतिया में स्थित किस रामसर स्थल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया? उदयपुर आर्द्र भूमि को। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित कटिहार जिले की किस प्रसिद्ध आर्द्र भूमि को रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है? गोगाविल आर्द्र भूमि को। बक्सर जिले में स्थित किस जलाशय को रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया? गोकुल जलाशय को। कृषि रोड मैप के तहत हरियाली मिशन की समयावधि क्या निर्धारित की गई है? वर्ष 2012 से 2022 तक। कृषि रोड मैप के तहत हरियाली मिशन की समयावधि निर्धारित की गई वर्ष 2012 से 2022 तक 10 वर्ष। कृषि वानिकी योजना के 3 वर्षों में प्रति पौधा कुल कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई है? 35 रुपया प्रति पौधा। 10 और 15। मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना में पॉपुलर के पौधे को तैयार करने के बाद सरकार क्या करती है? पूर्व निर्धारित दरों पर किसानों से वापस खरीद लेती है। बिहार में संतुलित एवं समावेशी विकास के लिए नीतियां बनाने का उत्तरदायित्व किस विशिष्ट बोर्ड का है? धारणीय विकास बोर्ड का। हरियाली मिशन के तहत कुल वृक्षादन का लक्ष्य कितने प्रतिशत निर्धारित है? 15%। हरियाली मिशन के तहत कुल वृक्षादन का लक्ष्य कितने प्रतिशत का है? 15% का। बिहार सरकार की पर्यावरण नीतियों में फार्म लैंड और गैर वन भूमि को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? राज्य में वन क्षेत्र की कमी को पूरा करना और हरित आवरण बढ़ाना। बिहार सरकार की पर्यावरण नीतियों में फार्म लैंड और गैर वन भूमि को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? राज्य में वन क्षेत्र की कमी को पूरा करना और हरित आवरण को बढ़ाना। सार्वजनिक बांधों और नहरों के किनारे वृक्षारोपण से किस प्रकार की आपदा को कम करने में मदद मिलती है? मृदा अपरदन और बाढ़ के प्रभाव को। बिहार की पर्यावरण योजनाओं में ग्रामीण सहभागिता पर विशेष बल किस योजना के तहत दिया गया है? वृक्ष संरक्षण योजना के तहत।
मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना की शुरुआत 2006 में हुआ था। कक्षा 6 के बच्चों को ही छात्र वृक्षारोपण योजना में शामिल करने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? प्रारंभिक माध्यमिक स्तर पर ही बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। कक्षा 6 के बच्चों को ही छात्र वृक्षारोपण योजना में शामिल करने का कक्षा 6 के बच्चों को ही छात्र वृक्षारोपण योजना में शामिल करने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? प्रारंभिक माध्यमिक स्तर पर ही बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना। पॉपुलर वृक्षारोपण योजना मुख्य रूप से किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देती है? वाणिज्यिक कृषि वानिकी को। बिहार सरकार द्वारा वनों के बाहर वृक्ष आवरण बढ़ाने के लिए किन 2 वर्गों को पौधाशाला स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है? स्थानीय उद्यमियों और कृषकों को। बिहार सरकार द्वारा वनों के बाहर वृक्ष आवरण बढ़ाने के लिए किन 2 वर्गों को पौधाशाला स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है? स्थानीय उद्यमियों और कृषकों को। हरियाली मिशन का दूरगामी वैश्विक उद्देश्य किस संकट का मुकाबला करना है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन का। हरियाली मिशन का दूरगामी वैश्विक उद्देश्य किस संकट का मुकाबला करना है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन का। बिहार में कृषि रोडमैप के माध्यम से किन क्षेत्रों के विकास को आपस में जोड़ा गया है? कृषि वानिकी और पर्यावरण संरक्षण को। रामसर साइट्स की सूची के अनुसार बिहार की आर्द्र भूमियां मुख्य रूप से किसका केंद्र है? प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के पक्षियों का। जल छाजन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितने हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? कुल 3000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 2000 मृदा संरक्षण प्लस 1000 अवकृष्ट वन। बिहार में कृषि रोडमैप के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार के नए रोजगार सृजित हो रहे हैं? बिहार में कृषि रोडमैप के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार के रोजगार सृजित हो रहे हैं? ग्रीन जॉब्स या पर्यावरण अनुकूलन रोजगार, जैसे पौधाशाला प्रबंधन। गरीब परिवारों को वृक्षों पर पट्टा देने से किस सतत विकास लक्ष्य SDG को प्राप्त करने की मदद मिली है? SDG 1 गरीबी उन्मूलन और SDG 15 भूमि पर जीवन, गरीबी का उन्मूलन, भूमि पर जीवन। कृषि वानिकी मतलब अन्य प्रजाति योजना के तहत किसानों को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि का मुख्य आधार क्या है? पौधों का जीवित और सुरक्षित रहना। मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना के तहत बायबैक की नीति से किसानों को क्या लाभ हुआ? वापस खरीदने की नीति से किसानों को क्या लाभ हुआ? उन्हें बाजार के जोखिम से सुरक्षा और निश्चित आय की गारंटी मिलती है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रति स्कूली बच्ची को जागरूक करने के लिए किस स्तर का पाठ्यक्रम या गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है? माध्यमिक विद्यालय स्तर कक्षा 6 का। बिहार की भौगोलिक स्थिति में तटबंधों पर वृक्षारोपण क्यों आवश्यक माना जाता है? तटबंधों को मजबूती प्रदान करने और भूस्खलन को रोकने के लिए। धारणीय विकास बोर्ड किस अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा के अनुरूप विकास में नीतियां तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDGs के अनुरूप। कांवर झील बेगूसराय को रामसर स्थल घोषित करने का मुख्य वैज्ञानिक आधार क्या है? इसकी समृद्ध जैव विविधता और अद्वितीय आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र। इसकी समृद्ध जैव विविधता और अद्वितीय आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र। जमुई जिला के नागी नदी को रामसर सूची में शामिल करने से इस क्षेत्र को किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली? एक प्रमुख पक्षी विहार और इको टूरिज्म स्थल के रूप में। बिहार में प्राकृतिक आर्द्र भूमियों की अधिकता किस भौगोलिक कारक को दर्शाता है? बिहार में नेचुरल आर्द्र भूमियों की अधिकता किस भौगोलिक कारक को दर्शाता है? राज्य में नदियों का विशाल जाल और मैदानी भूभाग होना।
मानव निर्मित आर्द्र भूमियों का निर्माण मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? सिंचाई, जल संचय और मत्स्य पालन से। सिंचाई, जल संचय और मत्स्य पालन से। मानव निर्मित आर्द्र भूमियों का निर्माण मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? मानव निर्मित आर्द्र भूमियों का निर्माण मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? सिंचाई, जल संचयन और मत्स्य पालन हेतु। हरियाली मिशन के तहत कुल लक्षित 15% वृक्षादन में से अधिकांश हिस्सा किन भूमियों से आने की उम्मीद है? निजी कृषि भूमि और सड़क या नहर के किनारों से। कृषि वानिकी योजना के तहत तीसरे वर्ष मिलने वाली ₹15 की राशि का मुख्य उद्देश्य क्या है? पौधों को पूरी तरह स्थापित होने पर उसकी निरंतर देखभाल सुनिश्चित करना। पॉपुलर के पौधे की विशेषता क्या है जिसके कारण उसके लिए विशेष योजना चलाई गई है? यह बहुत तेजी से बढ़ने वाला व्यावसायिक रूप से मूल्यवान वृक्ष है। मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का क्रियान्वयन किन 2 सरकारी विभागों के समन्वय से प्रभावित है? शिक्षा विभाग तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। बिहार में पर्यावरण संरक्षण के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग या कम्युनिटी वॉच का उदाहरण किस योजना में दिखता है? वृक्ष संरक्षण योजना में ग्रामीण सहभागिता के रूप में। बिहार में पर्यावरण संरक्षण के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग या कम्युनिटी वॉच का उदाहरण किस योजना में दिखता है? वृक्ष संरक्षण योजना में ग्रामीण सहभागिता के रूप में। बिहार के किस प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत योजना और विकास विभाग काम करता है? बिहार सरकार के मुख्य सचिवालय के अंतर्गत। बिहार के किस प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत योजना और विकास विभाग काम करता है? बिहार सरकार के मुख्य सचिवालय के अंतर्गत। कृषि रोड मैप के तहत हरियाली मिशन का आरंभ किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में गति प्राप्त किया था? नीतीश कुमार के कार्यकाल में। 7 निश्चय और कृषि रोड मैप के तहत। 7 निश्चय और कृषि रोड मैप के तहत। बिहार की आर्द्र भूमियों का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने लाख हेक्टेयर है? लगभग 3.74 लाख हेक्टेयर। बिहार की आर्द्र भूमियों का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना लाख हेक्टेयर है? लगभग 3.74 लाख हेक्टेयर। बिहार में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए किस नोडल एजेंसी या संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का। बिहार की पर्यावरण अनुकूलन नीतियाँ मुख्य रूप से किस राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा मानी जाती है? जल जीवन हरियाली अभियान का। इस पृष्ठ के अनुसार बिहार में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ किसे माना गया है? व्यापक वृक्षारोपण, जन सहभागिता और आर्द्र भूमियों का संरक्षण। नेक्स्ट टॉपिक विल बी हर परिसर हरा परिसर योजना। हर परिसर और हरा परिसर योजना ये क्या होता है? बिहार सरकार द्वारा हर परिसर हरा परिसर योजना के तहत किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? राज्य के सभी जिलों के विभिन्न प्रकार के परिसर यथा स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थान, कार्यालय, क्लब, समिति आदि सभी को। इस योजना के तहत एक संस्था या परिसर को न्यूनतम कितने पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं? न्यूनतम 50 पौधे। हर परिसर या हरा परिसर के तहत। हर परिसर हरा परिसर योजना के अंतर्गत एक परिसर को अधिकतम कितने पौधे दिए जाते हैं? लगभग 1000 पौधे। परिसर में रोपित या वितरित किए गए पौधे का पर अंतिम रूप से किसका अधिकार होता है? संबंधित चयनित संस्थाओं का। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी और गैर सरकारी परिसरों में हरियाली को बढ़ावा देना। सरकारी और गैर सरकारी परिसरों में हरियाली को बढ़ावा देना। मृदा एवं जल संरक्षण योजना। मृदा एवं जल संरक्षण योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी संरचनाएं बनाई जाती है? विभिन्न प्रकार के जल संचयन ढांचे जैसे कि चेक डैम, ट्रैच आदि। पहाड़ी ढालों पर इन संरचनाओं को बचाने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? मृदा का क्षरण रोकना और जल संचय करना। यह योजना बिहार के किन विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों या जिलों में लागू की गई है? नालंदा, मुंगेर, गया, बेतिया, बांका, जमुई, कैमूर, औरंगाबाद और रोहतास वन प्रमंडल में। पहाड़ों की ढालों पर जल का संचय किस उद्देश्य से किया जाता है?
भूजल स्तर को सुधारने और स्थानीय वनस्पति को जीवित रखने के लिए। क्या यह योजना उत्तर बिहार के मैदानी भागों के लिए प्राथमिक रूप में है? नहीं, यह मुख्य रूप से दक्षिणी और पश्चिमी पहाड़ी वन प्रमंडलों के लिए है। वानिकी कार्यक्रम, फॉरेस्ट प्रोग्राम। वानिकी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार की भूमि पर वन विकास करना है? बंजर भूमि पर। इस कार्यक्रम के तहत कुल प्रति भूमि को कितने भाग पर वन विकास का लक्ष्य रखा गया है? 1/3 भाग पर। इस महत्वाकांक्षी वानिकी कार्यक्रम के तहत कुल कितने किलोमीटर भूमि को चिन्हित किया गया? 1000 वर्ग किलोमीटर को। सरकारी संस्थाओं के अलावा किनकी खाली भूमि पर भी वृक्षारोपण का प्रावधान है? निजी संस्थाओं की खाली भूमि पर। सरकारी संस्थाओं के अलावा किनकी खाली भूमि पर भी वृक्षारोपण का प्रावधान है? निजी संस्थाओं की खाली भूमि पर। प्रतिभूमि पर वन विकास से बिहार के पर्यावरण को क्या लाभ मिलता है? राज्य के समग्र हरित आवरण में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना। बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2013-14 में। बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2013-14 में। इस योजना के तहत पारंपरिक शहरी वानिकी से हटकर किस चीज़ के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है? ग्रीन बेल्ट के निर्माण की। मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना के तहत बिहार के कितने प्रमुख शहरों को गहन रूप से आच्छादित करने का कार्य किया गया? राज्य के प्रमुख शहरों जैसे कि पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, राजगीर तथा मुजफ्फरपुर को। मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना के तहत बिहार के कितने प्रमुख शहरों को गहन रूप से आच्छादित करने का कार्य किया गया? राज्य के प्रमुख शहरों जैसे पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, राजगीर तथा मुजफ्फरपुर को। ग्रीन बेल्ट निर्माण का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में क्या नियंत्रित करना है? बढ़ते हुए शहरी वायु और ध्वनि प्रदूषण को। ग्रीन बेल्ट निर्माण का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में क्या नियंत्रित करना है? बढ़ते हुए शहरी वायु और ध्वनि प्रदूषण को। इस योजना के क्रियान्वयन में शहरों के किन हिस्सों को शामिल किया गया? सड़कों के किनारे, डिवाइडर और खाली पड़े शहरी भूखंडों को। इस योजना के क्रियान्वयन में शहरों के किन हिस्सों को शामिल किया गया? सड़कों के किनारे, डिवाइडर और खाली पड़े शहरी भूखंडों में। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान। जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत का मुख्य कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना और पर्यावरण संरक्षण। इस अभियान के तहत कुल कितने पौधे लगाने का विशाल लक्ष्य निर्धारित किया गया? लगभग 1.5 करोड़ पौधे। अभियान के तहत किन स्थानों के किनारे पौधे लगाने की योजना बनाई गई है? सड़कों, तटबंधों और तालाबों के किनारे। अभियान के तहत किन स्थानों के किनारे पौधे लगाने की योजना बनाई गई है? सड़कों, तटबंधों और तालाबों के किनारे। जल जीवन हरियाली योजना के तहत सरकार का कौन सा विभाग नोडल एजेंसी के रूप में मुख्य कार्य कर रहा है? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा वन विभाग परिसर। जल जीवन हरियाली योजना के तहत सरकार का कौन सा विभाग नोडल एजेंसी के रूप में मुख्य कार्य कर रहा है? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा वन विभाग। इस अभियान में पौधों की देखरेख के लिए सरकार ने किस स्तर पर बजट विवरण तैयार किया है? इस अभियान में पौधों की देखरेख के लिए सरकार ने किस स्तर पर बजट विवरण तैयार किया है? राज्य सरकार द्वारा खंडवार और वर्षवार बजट विवरण तैयार किया गया। राज्य सरकार द्वारा खंडवार और वर्षवार बजट विवरण तैयार किया गया। इस अभियान में पौधों की देखरेख के लिए सरकार ने किस स्तर पर बजट विवरण तैयार किया है? राज्य सरकार द्वारा खंडवार और वर्षवार बजट विवरण तैयार किया गया। जल जीवन हरियाली अभियान का मूल दर्शन क्या है? जल और जीवन सुरक्षित तभी रहेगा जब हरियाली होगी।
क्या इस योजना में सार्वजनिक जल निकायों जैसे कि पोखरों, आहार पाइप का जीर्णोद्धार भी शामिल है? हाँ, इसके तहत तालाबों के किनारे सघन वृक्षारोपण किया जाता है। क्या इस योजना में सार्वजनिक जल निकायों जैसे कि पोखरों, आहार या पाइप का जीर्णोद्धार भी शामिल है? हाँ, इसके तहत तालाबों के किनारे सघन वृक्षारोपण किया जाता है। नमामि गंगे योजना के तहत वृक्षारोपण। नमामि गंगे योजना के तहत वृक्षारोपण। नमामि गंगे योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य बिहार के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? कुल 20 जिलों में। नमामि गंगे योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य बिहार के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? कुल 20 जिलों में। इन 20 जिलों का चयन किस आधार पर किया गया है? जहाँ से गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहती है। इस 20 जिलों का चयन किस आधार पर किया गया है? जहाँ से गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। बिहार के मुख्य गंगा बेसिन वाले कितने जिलों में यह योजना विशेष रूप से नदी किनारे केंद्रित है? 12 जिलों में, जैसे बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार एवं भागलपुर। बिहार के मुख्य गंगा बेसिन वाले कितने जिलों में यह योजना विशेष रूप से नदी किनारे केंद्रित है? 12। नदी के किनारों पर वृक्षारोपण करने का मुख्य भौगोलिक लाभ क्या होता है? नदी तटों का कटाव रोकना और गाद कम करना। नमामि गंगे वृक्षारोपण योजना का क्रियान्वयन कितने चरणों में पूरा करने का लक्ष्य किया है? 2 चरणों में। इस योजना का प्रथम चरण फेज 1 की अवधि क्या निर्धारित? 2015 से 16 और से 2020 से 21। नमामि गंगे परियोजना 2015 से 16 फिर 2020 से 21। इस योजना के द्वितीय चरण 2021 से 22 और फिर 24 से 25। 21, 22, 24, 25। इस योजना के तहत नदी किनारे और किस विशेष प्राकृतिक पर्यावरण का विकास किया जाएगा? आर्द्र भूमि का विकास और इको पार्क का निर्माण। इको पार्क और आर्द्र भूमि विकास से इको पार्क और आर्द्र भूमि विकास से स्थानीय समुदायों को क्या प्रत्यक्ष लाभ होगा? उन्हें जीविका का नया स्थायी प्राप्त होगा। कृषि वानिकी पॉपुलर ईटीपी योजना। कृषि वानिकी। बिहार में कृषि वानिकी योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष हुई थी? वर्ष 2012-13 में। बिहार में कृषि वानिकी योजना की शुरुआत वर्ष 2012-13 में हुआ था। 2012-13 में हुआ था। इस योजना का मुख्य तकनीकी फोकस किस प्रकार के पौधों पर है? कम समय में तैयार होने वाले पौधों पर। पॉपुलर ईटीपी योजना के तहत सबसे प्रमुख रूप से किस प्रजाति के पौधे लगाए जा रहे हैं? पॉपुलर प्रजाति के पौधे। कृषि वानिकी के किसानों की आय में किस प्रकार सुधार होता है? किसान अपनी पारंपरिक फसलों के साथ साथ व्यावसायिक लकड़ी बेचकर अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। कृषि वानिकी से किसानों की आय में किस प्रकार सुधार होता है? किसान अपनी पारंपरिक फसलों के साथ साथ व्यावसायिक लकड़ी बेचकर अतिरिक्त लाभ कमाते हैं। कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना। कृषि वानिकी योजना की भी किस वर्ष से प्रारंभ की गई है? वर्ष 2012 से 13 से आरंभ की गई है। कृषि वानिकी योजना भी किस वर्ष से प्रारंभ की गई है? वर्ष 2012-13 से आरंभ की गई है। इस योजना के तहत किसानों की निजी खेतों पर किन मुख्य इमारती लकड़ी के पौधे लगाए जाते हैं? सागवान, महोगनी, सेमल, गमहार और कदम। इस योजना के तहत किसानों की निजी खेतों पर किन मुख्य इमारती लकड़ियों के पौधे लगाए जाते हैं? सागवान, महोगनी, सेमल, गमहार और कदम। क्या इस योजना में यूकेलिप्टस प्रजाति के पौधे लगाने की भी अनुमति है? हाँ, इसके तहत यूकेलिप्टस आदि अन्य प्रजातियों के पौधे भी लगाए जाते हैं। इस व्यावसायिक पौधे को लगाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ती है और उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है बांस मिशन, बॉम्बू मिशन। बिहार बांस मिशन के तहत पौधे किन प्रकार की भूमियों पर लगाया जाता है? सरकारी और निजी दोनों प्रकार की भूमियों पर। बांस को पर्यावरण और उद्योग दोनों में के लिए अनुकूल क्यों माना जाता है? यह तेजी से बढ़ता है और कार्बन सोखता है और कुटीर उद्योगों को सहायता देता है। बांस मिशन का मुख्य उद्देश्य बिहार के किस वर्ग को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना? सीमांत किसानों और स्थानीय कारीगरों को। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार वन स्थिति एवं भौगोलिक प्रश्न। बिहार वन स्थिति एवं भौगोलिक।
बीपीएससी लेवल का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट NPYQs प्रश्न। बीपीएससी 66 में जो प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना? वन्य क्षेत्र का प्रतिशत 7.27% है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है? बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है? लगभग 7%। बिहार में प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष आवरण का क्षेत्र औसतन कितना मीटर माना गया है? लगभग 2812 वर्ग मीटर या उपलब्ध वन सूचकांक के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष आवरण का क्षेत्र औसतन कितना मीटर माना जाता है? 2812। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर जिले में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण में। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है? नालंदा जिले के। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है? नालंदा जिले के। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? गया जिला में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में विस्तृत है? गया जिले में। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। बिहार की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों के विकास के लिए अनुकूल है? उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं आर्द्र पर्णपाती पतझड़ वन। बिहार की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों के विकास के लिए अनुकूल है? उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं आर्द्र पर्णपाती वन। गहन विश्लेषण। हर परिसर या हरा परिसर योजना के तहत न्यूनतम पौधों की सीमा 50 क्यों रखी गई ताकि छोटे संस्थानों में भी वृक्षारोपण को सुगमता से प्रतिबंधित किया जा सके? मृदा एवं जल संरक्षण योजना के तहत दक्षिणी बिहार के जिलों को अधिक प्राथमिकता क्यों दी गई है? क्योंकि ये क्षेत्र पहाड़ी पठारी और जल की कमी सूखा प्रबंधता से जोड़ते हैं। कैमूर वन प्रमंडल में मृदा संरक्षण का क्या महत्व है? कैमूर का पठारी क्षेत्र अत्यधिक क्षरण प्रवण है जिसे वनीकरण से रोका जाता है। कैमूर वन प्रमंडल में मृदा संरक्षण का क्या महत्व है? कैमूर का पठारी क्षेत्र अत्यधिक क्षरण प्रवण है जिसे वनीकरण से रोका जा सकता है। वानिकी कार्यक्रम के तहत प्रति भूमि के कितने प्रतिशत भागों को वनों में बदलना अनिवार्य लक्ष्य है? 33.33%। 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि को चिन्हित करने का मुख्य उद्देश्य बिहार के किस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना है? राष्ट्रीय वन्य नीति के तहत कुल भूभाग के 33% हरित आवरण के लक्ष्य की ओर बढ़ना। 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि को चिन्हित करने का मुख्य उद्देश्य बिहार के किस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना है? राष्ट्रीय वन नीति के तहत कुल भूभाग का 33% हरित आवरण के लक्ष्य की ओर बढ़ना है। मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना 2013 से 14 का मुख्य फोकस पारंपरिक वनों से अलग क्यों है? उत्तर, क्योंकि यह पूर्णतः शहरी कंक्रीट के जंगलों के बीच ग्रीन बेल्ट बनाने का पर केंद्रित है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे उत्तर बिहार के शहरों में शहरी वानिकी की क्या आवश्यकता है? तेजी से होते शहरीकरण और वाहनों के बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 1.5 करोड़ पौधों का लक्ष्य किस प्रकार की अवधि को पूरा किया जाता है? चरणबद्ध तरीके से वार्षिक लक्ष्यों के माध्यम से। जल जीवन हरियाली योजना में तटबंधों पर पौधे लगाने का तकनीकी लाभ क्या है? बाढ़ के समय तटबंधों को टूटने से बचाना और उनकी मिट्टी को मजबूती देना। नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के कितने जिलों में होकर गंगा नदी प्रत्यक्ष रूप से बहती या प्रभावित करती है? मुख्य रूप से 12 जिलों के किनारों या योजना सघन के रूप से लागू है। बक्सर और भोजपुर जिलों में नमामि गंगे योजना के तहत किस प्रकार के पौधे को प्राथमिकता दी गई है? आंसर, जो जलीय पर्यावरण के अनुकूल है और जिनकी जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ती है। नमामि गंगे के फेज 1 2015 से 16 और 2021 का मुख्य निष्कर्ष क्या है? नदी के किनारों पर बुनियादी वनीकरण और घाटों का सुदृढ़ीकरण करना। फेज 2 21-22 और 24-25 में किस? फेज 1 15-16, 20-21, फेज 2 21-22,
24-25 21-22-24-25 में किस नई संरचना के निर्माण पर जोर दिया गया है? इको पार्क और आर्द्र भूमि संरक्षण पर। आर्द्र भूमि को प्रकृति का गुर्दा, किडनी ऑफ नेचर क्यों कहा जाता है आर्द्र भूमि को? क्योंकि ये जल को प्राकृतिक रूप से छानने और भूजल को रिचार्ज करने का कार्य करता है। कृषि वानिकी पॉपुलर ईटीपी योजना का पूरा नाम किस तकनीकी शब्द से जुड़ा है? कृषि वानिकी पॉपुलर ईटीपी का योजना का पूरा नाम जो है इलीट ट्री प्लांटिंग या उन्नत पौधरोपण तकनीक से जुड़ा हुआ है। पॉपुलर के पौधे का व्यापारिक उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में है? प्लाईवुड, माचिस और पेटी पैकिंग उद्योग में। कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना के तहत महोगनी के पौधे का क्या महत्व है? इसकी लकड़ी अत्यधिक कीमती होती है और लंबे समय में किसानों को बम्पर रिटर्न देती है। सेमल और गमहार की लकड़ियों की क्या विशेषता है? ये लकड़ियाँ हल्की और टिकाऊ होती है जिनका उपयोग खिलौने और हल्के फर्नीचर बनाने में होता है। बांस को हरा सोना क्यों कहा जाता है? इसकी बहुउपयोगिता, तीव्र विकास दर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उच्च आय क्षमता के कारण। बिहार सरकार बांस मिशन के माध्यम से किस प्रकार के कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है? टोकरी निर्माण, हस्तशिल्प, अगरबत्ती की तिल्ली और बांस के आधुनिक फर्नीचर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस प्रकार के जल स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? गर्म जल स्रोत के लिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR बिहार के किस कोने में स्थित है? उत्तर पश्चिम कोने पर नेपाल सीमा के पास। बिहार में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक पाया जाता है? शुष्क पर्णपाती वन। जल जीवन हरियाली योजना के तहत चेक डैम का मुख्य कार्य क्या है? वर्षा के पानी को तेज बहाव को रोककर उसे भूमि रिसाने में मदद करना चेक डैम का काम है। मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना के तहत राजगीर का चयन क्यों किया गया है? क्योंकि राजगीर एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और वहाँ का पर्यावरण संतुलन रखना आवश्यक है। कृषि वानिकी योजना में यूकेलिप्टस के पौधे को लेकर क्या विवाद है? यह अत्यधिक भूजल सोखता है, इसलिए इसे केवल उपयुक्त जलभराव वाले या सही क्षेत्रों में लगाने की सलाह दी जाती है। कृषि वानिकी योजनाओं में यूकेलिप्टस के पौधे को लेकर क्या विवाद है? यह अत्यधिक भूजल सोखती है, इसलिए इसे केवल उपयुक्त जलभराव वाले या सही क्षेत्र में लगाने की सलाह दी जाती है। प्रति भूमि के विकास के लिए किस प्रकार के पौधे का चयन वानिकी कार्यक्रम के तहत किया गया है, जो कम पानी और कम उपजाऊ मिट्टी में भी जीवित रह सके, जैसे कि बबूल और नीम। गंगा नदी के किनारे बसे स्थानीय समुदायों को नमामि गंगे योजना से कैसे जोड़ा जा रहा है? उन्हें गंगा दूत बनाकर और इको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार देकर। हरा परिसर योजना के तहत पौधों की उत्तरजीविता की निगरानी कौन करता है? संबंधित संस्था और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। उससे संबंधित संस्था और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। मृदा एवं जल संरक्षण योजना के तहत औरंगाबाद वन प्रमंडल की मुख्य चुनौती क्या है? पथरीली भूमि और वर्षा जल का तेजी से बहाव। मृदा एवं जल संरक्षण योजना के तहत औरंगाबाद वन प्रमंडल की मुख्य चुनौतियाँ क्या है? पथरीली भूमि और वर्षा जल का तेजी से बह जाना। बिहार में वन क्षेत्र बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व और कृषि भूमि पर भारी दबाव। पॉपुलर प्रजाति के पौधे कितने वर्षों में काटने योग्य हो जाती है? पॉपुलर प्रजाति के पौधे कितने वर्षों में काटने योग्य हो जाते हैं? सामान्यतः 5 से 7 वर्षों के भीतर ही। कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत पौधे पर सब्सिडी का क्या प्रावधान है? सरकार किसानों को बहुत ही कम कीमत पर या निःशुल्क पौधों देती है और जीवित रहने पर प्रोत्साहन राशि की प्रदान करती है। बिहार में किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत पाया गया? शेखपुरा और जहानाबाद जैसे अत्यंत मैदानी और कृषि प्रधान जिले में। शेखपुरा और जहानाबाद जैसे अत्यंत कृषि और
मैदानी और कृषि प्रधान जिलों में नमामि गंगे योजना के तहत समस्तीपुर और बेगूसराय जिले में किस नदी के संगम क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है? बूढ़ी गंडक और गंगा के प्रवाह क्षेत्र पर। बूढ़ी गंडक और गंगा के प्रवाह क्षेत्र पर। नमामि गंगे योजना के तहत समस्तीपुर और बेगूसराय जिले में किस नदी के संगम क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है? बूढ़ी गंडक और नमामि गंगा। बूढ़ी गंडक और गंगा के प्रवाह क्षेत्र पर। क्या सरकारी स्कूल के छात्र हरा परिसर योजना में भाग ले सकते हैं? हाँ। स्कूलों को इको क्लब के माध्यम से छात्रों को इसके लिए प्रेरित किया जाता है। स्कूलों को इको क्लब के माध्यम से छात्रों को प्रेरित किया जाता है। गया जिले के वनों की मुख्य विशेषता क्या है? यह झाड़ियाँ और शुष्क कटीले वन भी पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ तापमान अधिक रहता है। यहाँ झाड़ियाँ और शुष्क कटीले वन पाया जाता है क्योंकि यहाँ का तापमान अधिक होता है। बांस मिशन के तहत पौधों को लगाने के लिए गड्ढे का आकार क्या होना चाहिए? यह तकनीकी रूप से मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। 1 × 1 फीट। क्या बिहार सरकार शहरी वानिकी के तहत छतों पर बागवानी को भी बढ़ावा दे रही है? छतों पर बागवानी को बढ़ावा दे रही है। हाँ। आधुनिक शहरी नीतियों में इसे शामिल किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली मिशन की आधिकारिक घोषणा कब की गई? वर्ष 2019 के उत्तरार्ध में इसे पूर्ण मिशन मोड में लागू किया गया। जल जीवन हरियाली मिशन की आधिकारिक घोषणा कब की गई? वर्ष 2019 के उत्तरार्ध में इसे पूर्ण मिशन मोड में लागू किया गया है। पर्णपाती वनों की मुख्य विशेषता क्या होती है? पर्णपाती वनों की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये वन ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पूर्व पानी की कमी के कारण अपनी पत्तियां गिरा देती है। यह वन जो है ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पूर्व पानी की कमी के कारण अपनी पत्तियां गिरा देती है। बिहार के किस भाग में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं? हिमालय के तराई क्षेत्र जैसे पश्चिमी चंपारण और अधिक वर्षा वाले उत्तर पूर्वी भागों में। बिहार के किस भाग में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं? हिमालय के तराई क्षेत्र जैसे कि पश्चिमी चंपारण में। हिमालय का तराई क्षेत्र क्या? पश्चिम चंपारण और अधिक वर्षा वाले उत्तर पूर्वी भागों में। इस पूरे पृष्ठ का मुख्य सारांश क्या है? यह पृष्ठ बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने, जल संचयन और किसानों की आय दुगनी करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न वानिकी और वनीकरण योजनाओं का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।